गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग जो है क्लास 11th की जो है ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में जो है क्या किस कौन कौन सा करेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 4 का हम लोग चैप्टर करने वाले हैं एटमॉस्फेयर का, उसके कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एलिमेंट ऑफ वेदर्स और क्लाइमेट। ठीक है, फिर इंसुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, कंडक्शन, कन्विक्शन, टेम्परेचर, फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। फिर प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे, विंड पढ़ेंगे, सीजनल, प्लानिटरी, लोकल विंड्स, एयर मास, फ्रंटल, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ठीक है, फिर इसी यूनिट में प्रेसिपिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वेपोरेशन होती है, कंडक्शन कंडेंसेशन कैसे होती है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, ये जो फिनोमिनाज है नेचुरल, ये कैसे होते हैं, रेनफॉल, उसके टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लाइमेट चेंज पे, वर्ल्ड क्लाइमेट, उसकी क्लासिफिकेशन कोपन के अकॉर्डिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस एनसीईआरटी में अगले 1 से 2 दिन में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कैसा स्ट्रक्चर है और उसमें कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, किस टाइप का कंपोजिशन है उसका। ठीक है, कैन ए पीपल लिव विदाउट एयर? वी ईट फूड 2 to 3 times a day and drink water frequently but breathe every few seconds. Air is essential to survival of all organisms. Some organisms like humans may survive for some time without food and water, but we cannot survive even a few minutes without breathing air. So हम 2 या 3 बार खाना खाते हैं, पानी हमें फ्रिक्वेंटली पीना पड़ता है दिन में, है ना, और सांस लेनी पड़ती है हर सेकंड पे, है ना। क्या हम लोग बिना सांस लिए जी सकते हैं? नहीं। खाने पीने के बिना फिर कुछ दिन हम सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन बिना सांस लिए हम कुछ मिनट नहीं जी सकते। दैट शोज द रीज़न वाई वी शुड अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर इन ग्रेटर डील। यही कारण है कि हमें एटमॉस्फेयर को और गहराई से समझने की ज़रूरत है कि एटमॉस्फेयर में किस किस टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो अर्थ को अराउंड से पूरे एनवेलप्ड अराउंड द सन, एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ को जो ढका हुआ है, जिसने इसमें लाइफ गिविंग गैसेस भी हैं, जैसे ऑक्सीजन है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स के लिए। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है अर्थ का। 99% ऑफ द टोटल मास जो है एटमॉस्फेयर का, ये कन्फाइंड है अप टू 32 किलोमीटर ऑफ हाइट। अर्थ से सरफेस से एटमॉस्फेयर की हाइट में 32 किलोमीटर, इसमें जो है 99% ऑफ द जो अर्थ का मास है। ठीक है, एयर क्या है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोज एज विंड। एयर ना तो हम उसको खुशबू ले सकते हैं हवा की, ना उसको हम देख सकते हैं क्योंकि कलरलेस है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो भी जब तेज विंड्स चलती हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है, कंपोजिशन पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में देखो गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, जो एवेपोरेट हुई हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, और ये जो इस टेबल में 8.1 में शो किया, मैं आगे बताता हूँ कैसे कैसे, है ना, कौन कौन सी पर्टिकुलर गैस कितना तक, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, देखो हाईएस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, सच ए वे दैट ऑक्सीजन विल ऑलमोस्ट बी नेग्लिजिबल क्वांटिटी, जो हाईएस्ट लेयर है हायर लेयर्स में। ठीक है, एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर सरफेस से एटमॉस्फेयर की तरफ। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है सिर्फ 90 किलोमीटर तक फाउंड है, दे आर फाउंड इन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर दे आर हैवी, दे वोंट एस्केप। ओके, तो ये 90 किलोमीटर तक के। कंपोजिशन में देखो, सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट कंपोजिशन, देखो ये देखो नाइट्रोजन जो है N2 जिसका फॉर्मूला है, देखना ध्यान से, देखना 78% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ध्यान से याद रखना है, 78% एटमॉस्फेयर में कितनी? 78%। ओके, ऑक्सीजन कितना परसेंट पाई जाती है? O2 जिसका है 20%, फिर एर्गोन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितना मिनिमलिस्टिक है, 0.036%। फिर भी जब ये इंक्रीज होती है तो क्या होता है, अर्थ वार्म होना लग जाती है, क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, बहुत सारी नेशनल क्लाइमेट अकर करती हैं। देखा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.036%, जबकि नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है, और बाकी 0.02, 0.005 बाकी मिनिमलिस्टिक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट परमानेंट गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर एर्गोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टो, फिर एक्सनॉन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से इसकी कंपोजिशन चलती है। ठीक है,
नेक्स्ट चलो, फिर क्या है, फिर क्या है का गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मेट्रोलॉजिकली एक इम्पोर्टेंट गैस है। ये ट्रांसपेरेंट होती है इनकमिंग रेडिएशन टू द इनकमिंग रेडिएशन, बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो जो रेडिएशन सन से आती है ना, जो ऊपर से आती है उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पास हो जाती है। लेकिन जो रेडिएशन मतलब जो गर्मी और जो जो वेव्स हैं, जो हीट वेव्स और जो ऊपर जाती हैं, उसके लिए क्या, उसको जो है ब्लॉक कर देता है, ओपेक है उसके लिए, ठीक है, समझे। ये अब्जॉर्व कर देता है बहुत, जितनी भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो ज़मीन से जो है रिफ्लेक्ट होकर बैक जाती है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, गैसेस, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होती है, और रिफ्लेक्ट करता है बैक किस पे, टूवर्ड द अर्थ सरफेस। यही लार्जली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। देखो वॉल्यूम जो है ना अदर गैसेस की ये कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम जो कार्बन डाइऑक्साइड की है ना वो राइज हो रही है कुछ डिकेड से। इसका रीज़न क्या है, फॉसल फ्यूल बर्निंग की वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हवा का, क्योंकि जितनी ज़्यादा हो रही है तो ये आउटगोइंग रेडिएशंस उतनी ज़्यादा ये क्या कर रही है, ये जो एटमॉस्फेयर में इधर बंद कर दे रही है। उसकी वजह से अर्थ जो है वार्म हो रहा है। जितनी ज़्यादा CO2 होगा उतनी ज़्यादा जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी सन की वार्म है ना, वो अब क्या है, यहीं ट्रैप हो जा रही है एटमॉस्फेयर में, समझ रहे। तो ट्रैप हो जा रही हैं तो इससे क्या हो रहा है, अर्थ जो है वार्म हो रहा है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बनाता है। अजून एक और इंपॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर की, जो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है अबव द अर्थ सरफेस। ये फिल्टर का काम करती है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं अर्थ से, रेडिएटिंग रेज, वो प्रिवेंट करती है सरफेस से पहुंचने से, ठीक है। अगर पहुंचेगी तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होंगे, तो ये वहीं रोक लेती है। कौन से, ओजोन, O3, ठीक है। अब क्या है, तीसरा है वाटर वेपर। देखो वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में, जो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग वाटर वेपर कम होता रहता है। जब वार्म और वेट ट्रॉपिकल एरियाज हैं, इट्स अमाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाई वॉल्यूम। 4% एयर के वॉल्यूम में होती है जो ट्रॉपिकल और वेट एरियाज हैं। और जो ड्राई और कोल्ड डेजर्ट्स हैं जैसे पोलर रीजन हैं, वहाँ 1% से भी कम है हवा में। तो वाटर वेपर डिक्रीज करती है इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे। एक और फैक्ट याद रखना कि वाटर वेपर्स जो हैं, वाटर वेपर वो जो है वो डिक्रीज होता है एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ठीक है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर्स जो है एयर में वो कम होते हैं। ये अब्जॉर्ब करती है पार्ट ऑफ इंसोलेशन, जो अर्थ से जो इंसोलेशन गर्मी आती है उसको भी थोड़ा अब्जॉर्ब ये करता है और प्रिजर्व करता है अर्थ की रेडिएटेड हीट को, ठीक है। ये एक्ट करता है एक ब्लैंकेट की तरह, अलो अर्थ को नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट। एक बैलेंस में रखता है, इक्विलिब्रियम में, ना ज़्यादा अर्थ को गर्म होने देता है ना ठंडा देता है। तो वाटर वेपर की जो ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ एयर। ज़्यादा हो जाएंगे वाटर वेपर्स तो रेन, एक्सट्रीम रेन होगी, साइक्लोन होगी। कम हो जाएगी तो स्टेबल, इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों में, ज़्यादा कम हो जाएगी ड्राई हो जाएगा, एक्सट्रीम हॉटनेस होगी, ठीक है, होता है ना, ड्राई हो जाएगा सब कुछ। डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल एक और जो है कंपोनेंट है इसका। देखो एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी साल्ट। देखो एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट कैपेसिटी जो है सॉलिड पार्टिकल्स की, जो ओरिजिनेट होते हैं डिफरेंट सोर्सेज, जैसे सी साल्ट, सॉइल के छोटे छोटे टुकड़े, फाइन्स पार्टिकल्स, स्मोक्स, ऐश, पोलेंस, डस्ट, डिसइंटीग्रेट पार्टिकल्स और मीटेओर्स। ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में होती हैं। जो कन्वेंशनल एयर करंट है, जो मे बी ट्रांसपोर्टेड देम टू ग्रेट हाइट्स, जो कन्वेंशनली एयर करंट जो राइज होती है ना, तो वो पार्टिकल्स को ग्रेटर हाइट पे ले जाते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन जो डस्ट पार्टिकल है, जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई विंड्स चलती हैं इक्वेटल रीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि इक्वेटर पे बारिश होती रहती है बहुत ज़्यादा, है ना। और पोलर रीजन में एक्सट्रीम ठंडी होती है ना, हाई प्रेशर होता है। तो डस्ट और साल्ट पार्टिकल जो एक्ट करते हैं एज ए हाइड्रोस्पोरिक न्यूक्लिक अराउंड विद विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस क्लाउड। तो ये वाटर वेपर जो कंडेंस होते हैं इनके साथ, क्योंकि ये एक न्यूक्लियाई प्रोवाइड करते हैं, डस्ट और सॉल्ट एक्ट करते हैं एज ए हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो कंडेंसेशन में मदद करता है क्लाउड की में, वाटर वेपर से क्लाउड में, ठीक है। ये समझ लिया। अब देखो स्ट्रक्चर देखते हैं एटमॉस्फेयर का, ठीक है। देखो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विद वेरी डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अलग अलग डेंसिटी और अलग अलग टेम्परेचर है हर
एक पार्ट का एटमॉस्फेयर में। हम समझेंगे कैसे, जैसे ये ना ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपोज, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का है। स्ट्रेटोस्फेयर है जो, और उसके बीच ये यहाँ पॉज है, लाइन है, जहाँ ये एक्चुअल में लाइनें नहीं है, हमने दी हुई हैं। मीजोस्फेयर, फिर मीजोपोज आया, फिर थर्मोस्फेयर। अब इनके हम देखते हैं क्या, इनकी अलग अलग इनकी फीचर्स, इनके करेक्टरिस्टिक्स देखो। 5 में डिवाइड किया हुआ है, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और आइनोस्फेयर होता है इससे ऊपर, ठीक है, थर्मोस्फेयर से, ठीक है। ये देखो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर जो लोएस्ट है ना, इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है, एक्सटेंड रफली टू ए हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, पोल्स पे 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर इक्वेटर्स पे। थिकनेस जो है ट्रोपोस्फेयर भी वो जो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, क्योंकि हीट से ना हीट ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो ग्रेट हाइट ले जाती है कन्वेंशनल करंट, तो वो ज़्यादा जो है थिक है यहाँ से, क्योंकि हीट की वजह से, कन्वेंशनल करंट की वजह से, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स की वजह से। ऑल जितनी भी चेंजेस क्लाइमेट में या वेदर में होती हैं, वो सारी इसकी सारी जो है ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। याद रखना, जितनी भी वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो चेंजेस अकर होती हैं, वो सब ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर, इस लेयर का जो है ना डिक्रीज करता है हर मतलब हर 165 सेंटीमीटर, जितने 165 सेंटीमीटर आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये जोन जो है सेपरेटेड है ट्रोपोस्फेयर से, किससे, ट्रोपोपोज है इसके बीच। अब एयर टेम्परेचर जो ट्रोपोपॉज पे है ये -80 डिग्री पे इक्वेटर पे, और -45 डिग्री है पोल्स पे। क्यों? क्योंकि पोल्स पे इक्वेटर जो है नज़दीक है, ये ट्रोपोपॉज नज़दीक है, और इक्वेटर पे ज़्यादा दूर है ट्रोपोपॉज, इसलिए टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है माइनस में, यहाँ कम है, ये बात समझना। टेम्परेचर हेयर इज़ नियरली कॉन्स्टेंट, हिंस इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज इसलिए, ये ट्रोपोपॉज जो है इसलिए कहा जाता है, ये बीच का स्फेयर ट्रोपोपॉज, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, इसको ट्रोपोपॉज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मेजर फीचर क्या है, जो और स्ट्रेटोस्फेयर इसके ऊपर पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर के, उसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है। इसमें जो है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ये जानने की ज़रूरत है आपको, जो अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो रोकती है, शील्ड करती है, इससे लाइफ जो है ह्यूमन की सस्टेन कर पाती है, नहीं तो हार्मफुल एनर्जीज जो है ह्यूमन पे पड़ेंगी। इसके बाद आता है मीजोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है, इसकी हाइट 80 किलोमीटर। इस लेयर में वंस अगेन टेम्परेचर जो है स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब यहाँ से जो है मीजोस्फेयर में टेम्परेचर जो है डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है हर 80 किलोमीटर के बाद, एट ए हाइट ऑफ -100 डिग्री एल्टीट्यूड पे इंक्रीज हो जाता है। तो अपर लेयर मीजोस्फेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद मीजोपोज आएगा, फिर आइनोस्फेयर है उसके ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है, मीजोपोज के बाद, ठीक है। मीजोपोज के बाद हो गया ये जो आयन देखा, आयन, सो आइनोस्फेयर, समझना यहाँ पे जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मिलते हैं। क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है, जो रेडियो वेव्स हैं इसमें ट्रांसमिट करती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं आइनोस्फेयर से अर्थ पे, समझे। यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाइट के साथ जो है इंक्रीज होता है प्लस में, बाकी जगह डिक्रीज हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, समझ गए। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर अबोव आइनोस्फेयर इज एक्सोस्फेयर, और बाहर की सबसे ऊपर की लेयर जो है एक्सोस्फेयर, ये हाईएस्ट लेयर है। यहाँ पे इसके बारे में लिटिल नोन है, क्योंकि इतनी हम जो है साइंटिफिकली डेवलप नहीं हुए कि इसके बारे में आगे जाके हमें पता चले। वट एवर कंटेंट आर देयर हमें नहीं पता, देयर आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड इन दिस लेयर और ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस के साथ ये मर्ज्ड है ना, या कुछ जो लाइटर गैसेज हैं जो स्केप कर जाती हैं वो इस स्फेयर से ही, आइनोस्फेयर से ही स्केप करती हैं, जो लाइटर गैसेज होते हैं, जैसे कुछ वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन गैस की, है ना, कुछ जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो इसी स्फेयर से जो है एक्सपोज होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वाटर, द मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमोसफेयर विच आर सब्जेक्टेड टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड और प्रेसिपिटेशन। याद रखना, जो मेन एलिमेंट है एटमोसफेयर के, मेन एलिमेंट है जो कि हमारे जो है इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन लाइफ को एनवायरनमेंट में, वो कौन कौन सी? एक है टेम्परेचर है कि नहीं, टेम्परेचर, फिर क्या है, प्रेशर
याद रखना, ये चीज़ें याद रखना। फिर क्या है, विंड, फिर क्या है बताओ, ह्यूमिडिटी, कितनी ह्यूमिडिटी है उस एरिया की, फिर क्या है, क्लाउड्स, ये फिनोमेना भी इंपॉर्टेंट है, और फिर क्या है, प्रेसिपिटेशन। ये चीज़ें जो हैं, ये सारी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, ये फिनोमिनास। इन फिनोमिनास जो हैं ये ह्यूमन लाइफ पे लार्जर इम्पैक्ट है इनका, ह्यूमन लाइफ पे इनका डिसरप्शन, ह्यूमन लाइफ का डिसरप्शन है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हम कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो हम फ्रोज हो जाएंगे। प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एरियाज, इनकी वजह से जो है विंड चलती है, ठीक है। विंड की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी पे असर करता है, ह्यूमिडिटी से क्लाउड पे असर होता है, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये सारे इंटर कलेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट है, समझ गए ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखो, ठीक है। आज हमने एक कंपोजिशन देखा, एक जनरल, एक बेसिक कंपोजिशन जो है इन्वायरमेंट का। बेसिक क्या, इससे ऊपर क्या देखोगे, ये कंपोजिशन था इन्वायरमेंट। नेक्स्ट में जो है हम इन जो है ये जो मैंने फंडामेंटल चीज़ें बताई हैं इनको हम डिटेल वाइज डेल्ट करेंगे, कैसे इनसे क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है, कैसे इससे जो है हमारे ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है। ओके।